गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। वायुमंडल की संरचना में जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अलग अलग तरह की गैसें और धूल कण मिलकर जलवाष्प मिलकर वायुमंडल की संरचना करते हैं। इसका मतलब है कि वायुमंडल के अंदर कई प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। यानी जलवाष्प मतलब जल की बूंदें और धूल के कण भी पाए जाते हैं। इन सब को मिलाकर वायुमंडल की संरचना होती है। वायुमंडल में अलग अलग परतें भी पाई जाती हैं। जैसे हमने पहले पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परतें पाई जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो वायुमंडल हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है उसमें कई तरह की परतें पाई जाती हैं। जैसे एक है सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और भारी मंडल। इस तरह से ये परतें पाई जाती हैं। इन परतों में एक और परत होती है ओजोन परत। ओजोन परत जो होती है वो वायुमंडल की परावैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। वो उन हानिकारक परावैंगनी किरणों को हमारे पास नहीं पहुंचने देती। जैसे कि हम किसी चीज़ को छानते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो भी एक छननी का काम करती है जो सूर्य से आने वाली किरणों में से परावैंगनी किरणों को छान देती है और बाकी जो सूर्य का ताप है वो हमारे पास पहुंच जाता है। परावैंगनी किरणें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक किरणें होती हैं। यदि ये किरणें पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाएं तो शरीर के ऊपर चमड़ी के कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जिसे चमड़ी का कैंसर भी कहते हैं। उस तरह के कई प्रकार के चमड़ी के रोग हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल किरणें होती है, बहुत ही नुकसानदायक किरणें होती हैं जो शरीर के ऊपर चमड़ी को नुकसान पहुंचाती है। सूर्य की किरणें जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उन्हें हम सौर विकिरण कहते हैं। और जैसे मैंने आपको कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था, थोड़ा सा पार्ट मैंने कल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है वो एक तरह से सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती, अर्थात सौर विकिरण उसमें से निकल जाती है बाहर और वो हमारे तक पहुंच जाती है। लेकिन जो पार्थिव किरण होती है, पृथ्वी से जाने वाली, वापस जाने वाली जो ताप होता है, जो सूर्य का ताप पृथ्वी के साथ के ऊपर वापस लौट जाता है, उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। और ये एक तरह से क्रिया शाम को शुरू होती है। सुबह भी पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य का ताप आता है वो पूरा पृथ्वी नहीं अवशोषित करती। कुछ भाग सूर्य का, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ओजोन परत के द्वारा सोख लिया जाता है कुछ पार्ट सूर्य की किरणों का, और कुछ पार्ट क्या होता है पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले चट्टानें और पेड़ पौधे और पर्वतों से वापस लौट जाता है टकराकर। लेकिन जितना ताप पृथ्वी सुबह दिन के समय में अवशोषित करती है, शाम को वही ताप पृथ्वी वापस लौटाती है, जिसे हम पार्थिव किरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण क्या होती है? जो पृथ्वी के द्वारा सूर्य का ताप जो है वापस जाता है उसे हम पार्थिव किरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अपारदर्शी है। पृथ्वी के ऊपर का सारा ताप यदि वापस लौट जाएगा तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, सब चीज़ें जम जाएंगी, क्योंकि सूर्य का ताप जितना सुबह दिन में पृथ्वी ने ग्रहण किया, यदि सारे का सारा वो लौटा देगी तो पृथ्वी के ऊपर गर्माहट की कमी आ जाएगी, ताप की कमी आ जाएगी, जिससे सभी झीलें, तालाब, सभी महासागर, सागर सब जम जाएंगे क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? पृथ्वी के ऊपर ताप को बनाए रखती है। सारा ताप पृथ्वी का वापस नहीं लौट पाता, एक परत बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ताप को रोक लेती है।
यह एक ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। एक ग्रीन हाउस को हमने, इस प्रभाव को हमने कंपेयर किया है ग्रीन हाउस के साथ। ग्रीन हाउस एक तरह का घर है जिसमें पौधे, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वो उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहां पर सूर्य बहुत कम निकलता है, सूर्य का ताप बहुत कम पहुंचता है। इस वजह से उन जगहों पर ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, ताकि जब सूर्य का ताप वहां पहुंचे वो उसके अंदर चला जाए। और वो शीशे का घर होता है जिसमें ताप आसानी से चला जाता है लेकिन वापस बाहर नहीं आ पाता है। तो वो घर जो होता है, वो जो हाउस बनाया जाता है ग्रीन हाउस, उसके अंदर जो शीशे लगे होते हैं, तो वो शीशे जो होते हैं ताप को अंदर बनाए रखते हैं और इस वजह से वहां पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रभाव को भी ग्रीन हाउस से मैच करा है। उसी तरह से जैसे ग्रीन हाउस में प्रभाव होता है, बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के ऊपर भी इसी प्रकार का प्रभाव होता है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है। ईंधन को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। एक तो वायुमंडल में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, दूसरा कुछ भाग जो है हमारे ईंधन को जलाने के बाद भी निकल जाता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन है वो लगातार बढ़ रहा है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। अब आप मेरी बात यहाँ समझ रहे होंगे। मैंने आपको बताया है ना कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के ऊपर तापमान को बनाए भी रखती है, अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो तापमान को बढ़ा भी देगी। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। यह एक प्रकार का फिल्टर है, जैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का चैप्टर आपको मैंने पीछे से लेकर चलाया है चैप्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ बातें हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से नहीं पता होंगी, तो मैं इसलिए पीछे से चैप्टर को रिपीट करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में वो है जलवाष्प। जलवाष्प क्या होते हैं? जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले, वायुमंडल में पाए जाने वाले जल की बूंदों को कहते हैं जलवाष्प। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का 1% भाग से भी कम होता है। क्योंकि देखिए जहां पर मैंने आपको ये टर्म्स पहले क्लियर करी हुई हैं कि गर्म तथा आर्द्र क्या होता है और उष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर सूर्य का ताप बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला जल वाष्प कर जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है, तो वहां पर जल वाष्प के कण ज्यादा पाए जाएंगे। लेकिन जो ठंडे स्थान है वहां पर सूर्य नहीं निकलता है, वहां पर क्या होगा, सूखा पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जल का जो है अभाव है। वहां पर बर्फ जमी रहती है, सूर्य का ताप कम है तो बर्फ जमी रहेगी, और बर्फ जमी रहेगी और सूर्य के ताप की कमी की वजह से वहां पर जो जल पाया भी जाता है वो भी वाष्प बनता नहीं इतना ज्यादा, बहुत कम सूर्य निकलता है। तो जब निकलेगा तब वाष्प बनेगा, ज्यादा वाष्प नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से वहां पर जल वाष्पों की कमी होती है। और इसके अलावा जो रेगिस्तान होते हैं वहां पर भी भूमि शुष्क होती है, वहां पर पानी की कमी होती है। चाहे वहां पर वो गर्म रेगिस्तान हो, रेगिस्तान भी 2 तरह के होते हैं, ठंडे और गर्म। ठंडे वो होते हैं जहां पर हमेशा सर्दी पड़ी रहती है, ज्यादा सर्दी पड़ी होने की वजह से वहां पर क्या होगा, सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं और इस वजह से वहां का जल जो है वाष्प नहीं हो पाता और वहां पर जल की मात्रा, वर्षा भी नहीं होती, क्योंकि जब जल वाष्प होगा तभी वर्षा होगी। वर्षा कब होती है,
जब पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जल वाष्प के रूप में बादलों का रूप धारण करके ऊपर चले जाते हैं वायुमंडल में, और वहां से ठंडे होकर फिर क्या करते हैं, वो वर्षा का रूप धारण करके इस तरह से पृथ्वी के ऊपर जो जलवाष्प की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, जैसे विश्वत वृत्त बोला है ना, विश्वत वृत्त क्या होता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम, विश्वत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप से के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल का कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देती है और ना ही अधिक ठंडा। ये कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर हमने बात करी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक तरह से कंबल का कार्य करती है, ना तो पृथ्वी को ज्यादा गर्म होने देती, ना ही ठंडा। जलवाष्प वायु को स्थिर तथा अस्थिर होने से का भी योगदान देते हैं। तो इस तरह से ये जलवाष्प के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। नेक्स्ट है धूलकण। धूलकणों को तो आपने देखा ही होगा कि जो वायुमंडल में धूल के कण पाए जाते हैं वो कैसे आते हैं, प्रदूषण से। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। यह छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण, ऐसे ऐसे अलग अलग आपको प्रकार बताए हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो या तो धुआं होता है, राख होती है, जब धूल के कण उड़ते हैं हवा से, वो सारे कहाँ जाते हैं, वायुमंडल में। धूल प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होती है, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकती है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विश्वत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होता है। क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवाओं के कारण ये धूल के कण बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जो विश्वत रेखा में धूल के कण क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर नमी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर वर्षा बहुत आती है, और इस वजह से वहां पर धूल के कण नहीं होते। ध्रुवों में भी यही होता है, वहां पर हवाएं कम चलती हैं, जिसकी वजह से वहां पर धूल के कण नहीं होते। धूल और नमक के कण आर्द्र ग्रह केंद्रों की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संग्रहित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। जब धूल के कण वायुमंडल में पाए जाते हैं, उनके आसपास, धूल के कणों के आसपास क्या होता है, जलवाष्प इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो घने हो जाते हैं, उससे मेघों का निर्माण होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर पहले जलवाष्प की बात करी, फिर धूल के कणों की। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना। जैसे मैंने आपको बताया है कि वायुमंडल अलग अलग परतों से बना हुआ है, अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से बना हुआ है। पृथ्वी की सतह के आसपास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने से यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है: शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहरी मंडल और बाहरी मंडल, बहरी मंडल और बाहरी वायुमंडल। 3 तरह से ये 4 तरह से इसको बांटा गया है, जिसमें शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ये बाहरी मंडल जो है ना, वायुमंडल, ये दोनों एक ही तरह के हैं। इन्हें वैसे इन्होंने यहाँ पर 5 भाग बताए हैं, लेकिन ये 4 परतें भी हम इसको मान सकते हैं। इसमें आयन मंडल की कमी है, जो यहाँ पर इन्होंने आयन मंडल भी नहीं लिखा, और एक परत ओजोन परत भी है, उसको भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास वायुमंडल का आपके बुक में डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले शोभ मंडल, जहां शोभ मंडल खत्म हो जाता है वहां पर शोभ सीमा है। फिर समताप मंडल होता है, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप सीमा है। फिर मध्य मंडल, ये मध्य सीमा, बाहरी मंडल और बाहरी सीमा, इनके बीच में समताप मंडल से जो ऊपर है एक आयन मंडल भी होता है, और उसके बाद शोभ मंडल भी होता है।
क्षोभ मंडल तो नीचे है, आयन मंडल, और यहाँ पर एक और है ओजोन परत। तो परत, ओजोन परत का मैंने आपको बता दिया है। ओजोन परत क्या करती है, जो जितने भी यहाँ पर सूर्य की किरणों से तेज ताप परावैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। क्षोभ मंडल सबसे पहली परत है। उसके बाद समताप मंडल, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि समताप यानी तापमान इक्वल। तो यहाँ पर ये ऐसी परत है, यहाँ पर तापमान में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तापमान समान रहता है। आयन मंडल जो मैंने आपको बताया है, आयन मंडल होता है इसमें मध्य मंडल के साथ, जिसमें आयन पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। तो आइए आज हम इनको पहले डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरह से ये परतें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत है, जो हमें पृथ्वी के ऊपर यहाँ खड़े होकर दिखाई देती है। हम आसमान में ऊपर की ओर देखेंगे तो सबसे पहले जो हमें दिखाई देती है वो क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों में निकट होती है 8 किलोमीटर, और विषुववृत्त पर ये क्या होती है 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुववृत्त पर सबसे अधिक, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस क्षेत्र में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। सबसे पहले वाली परत जो क्षोभ मंडल है, जितने भी धूलकण हैं वहां पर ही मौजूद होते हैं। जलवाष्प भी इसी परत में पाए जाते हैं। मौसम में परिवर्तन भी इसी परत में दिखाई देता है। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है। जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करने वाली को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुववृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। समताप मंडल का महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और वो हानिकारक किरणें पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंच पाती। मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर है। नेक्स्ट पर जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाई है आपको, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तक फैला हुआ है ये। और इसके साथ साथ जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे तापमान में कमी होती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। फिर बाहरी मंडल है, और बाहरी जो ये वायुमंडल की जो मध्य मंडल की परत है, इसे हम मध्य मंडल की जो ऊपरी परत है मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल इसके ऊपर है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये 80 से 400 किलोमीटर, जो आपको डायग्राम में नहीं दिखाया आप, लेकिन इसको जरूर मार्क करना। मध्य मंडल की जो ऊपर की सीमा है उस पर आयन मंडल भी स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम आयन कहते हैं, तथा इसलिए आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जितनी भी पृथ्वी के द्वारा रेडियो एक्टिव तरंगें जितनी भी भेजी जाती हैं वापस लौटकर यहीं से आती हैं हमारे पास। जैसे हम सैटेलाइट सिस्टम है, जो भी है, हमारे जितने भी ये लाइव टेलीकास्ट जो होते हैं यहाँ से टकराकर नीचे आते हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू होती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत जो है उसे हम बाहरी मंडल कहते हैं, और इसे बहरी मंडल भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दोनों परतें जो आपको यहाँ पर शो की गई हैं, जिन्हें अलग अलग नाम से दिखाया गया है, बल्कि आप बाहरी मंडल और बाह्य मंडल ना लिखना, उसकी जगह आप लिखना आयन मंडल। आयन मंडल के बाद आप बाहरी मंडल लिखना, जो सबसे लास्ट में है। देखिए मैं आपको फिर से डायग्राम की ओर ले जाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर क्षोभ सीमा, फिर समताप मंडल, समताप सीमा, और इन समताप मंडल में ही यहाँ पर आप लाइन लगाकर ओजोन परत बनाएंगे। वैसे तो मैं ये डायग्राम आपको खुद बनाकर दूंगी। और फिर उसके बाद मध्य मंडल जो है, मध्य सीमा यहाँ पर है ना, इसके ऊपर आप दिखाएंगे जहाँ बाहरी मंडल लिखा हुआ है ना, वहां पर लिखेंगे आयन मंडल। और ये बहरी मंडल जो लिखा हुआ है तो ठीक है, ये एक्सोस्फीयर कहलाता है। एक्सोस्फीयर सबसे लास्ट है,
इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये बहुत ऊंचाई पर है, 400 मीटर किलोमीटर से भी ऊपर की ऊंचाई है ये, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। तो इस तरह से ये पृथ्वी की संरचना है जिसमें अलग अलग तरह की परतें पाई जाती हैं। और इनके अलावा, परतों के अलावा, मौसम और जलवायु, ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, वायु के महत्वपूर्ण तत्व है जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मौसम क्या होता है? मौसम होता है जो दिन प्रतिदिन पल पल में बदल जाता है। जैसे अभी हम सुबह घर से हमने देखा, सुबह हुई है, हमने देखा कि धूप निकली हुई है, अचानक से हवाएं तेज चले और बादल आ जाए, तो हमें, चाहे वो गर्मी की ऋतु है, लेकिन अचानक बादल आने से हमें हल्की सी ठंड सी महसूस होती है। तो वो सर्दी की ऋतु तो आई नहीं, गर्मी की ऋतु में ही मौसम का बदल जाता है। पल पल में बदलने वाले को हम मौसम कहते हैं। पल पल या घंटों में, दिन में जो परिवर्तन आते हैं जलवायु की दशाओं में, उसे हम मौसम कहते हैं। लंबे अवधि में जो जलवायु की दशाएं हैं, जब उनमें परिवर्तन आता है तो उसे हम कहेंगे जलवायु। जैसे हम सर्दी की ऋतु और गर्मी की ऋतु बोलते हैं, ये 6-6 महीने के अंतर में आती हैं। सर्दी की ऋतु आएगी, 6 महीने के बाद गर्मी की ऋतु आएगी। इस तरह से ये ऋतु परिवर्तन जो है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जलवायु। जलवायु लंबी अवधि के लिए होती है और मौसम पल में और दिनों में, कुछ घंटों में बदलने वाला होता है, इसे हम मौसम कहते हैं। यहाँ तक का आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। नेक्स्ट हम जो चैप्टर है, इसके रिलेटेड चैप्टर और भी हैं वायुमंडल की दिशाओं के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू।